बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और हमारी आज की वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉन्टिन्यूशन वीडियो रहेगी। पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि हम इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है उसका कवर करूंगी। बट उससे पहले मैं आपको इस स्टोरी की थोड़ी क्लाइमेक्स बताऊंगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन होना क्यों चाहिए था। चलिए, हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर को जब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस चैप्टर की थोड़े से क्लाइमेक्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मेरी फर्स्ट स्लाइड में भी इसके बारे में ही आपको बताया जाएगा। बेटा, जब भी इस हिस्ट्री को पढ़ें, प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक्स को लेकर बैठें विद पेन और पेंसिल। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिए। चलिए, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग को हुआ क्या था? उस दिन पेरिस के लोग बहुत सारे शॉक हो गए थे। भाई, शॉक क्यों हुए वो लोग? क्योंकि वहां के राजा ने, वहां के किंग ने अपने ट्रूप्स को, ट्रूप्स मींस आर्मी को, ये कमांड दिया, ये ऑर्डर दिया कि जाओ सिटी में चले जाओ। कौन सी सिटी में? पेरिस में। और ऐसे रूमर्स फैले कि राजा ने, किंग ने अपनी आर्मी को सिटी में इसलिए भेजा है ताकि वो सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायरिंग कर सके। अब ये बात अगर फैल गई तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारी कंट्री में भी ऐसा हो जाए कि हमारे किंग ने, नो डाउट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट सोचो अगर हम किसी राजकुमार के या राजा के अंडर होते और हमें भी पता लगता कि किंग ने ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्मी को भेजने के लिए, तो हम भी डर जाते। तो वैसे ही वहां के सिटीजन्स भी डर गए। उनको लगा कि अगर वहां से आर्मी आएगी तो वो वेपन्स के साथ आएगी, क्यों ना अब हमें भी लड़ाई लड़नी चाहिए। बट हमारे पास तो कोई वेपन्स ही नहीं है। तो इसी विचार में क्या हुआ कि वहां के पेरिस के बहुत सारे लोग क्या करने लगे, ईस्टर्न पार्ट की तरफ चलने लग गए। अब वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ क्यों चल रहे होंगे? क्योंकि वहां बहुत बड़ा एक फोर्ट था। उस फोर्ट का नाम था बेस्लाइट फोर्ट। ये बेस्लाइट फोर्ट किंग का एक डिपोस्टिक पावर माना जाता, मतलब मेन पावर मानी जाती थी इस फोर्ट में। एक तरह से अगर हम कहें तो राजा की जान भी बसती थी इस फोर्ट में। और लोग वहां क्यों गए होंगे? क्योंकि उनको लगा वहां बहुत सारे छुपे हुए वेपन्स होंगे। आपकी बुक में ये वर्ड भी मेंशन किया हुआ है, होर्डेड एम्यूनेशन। आप देख रहे होंगे, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज में क्लियर हो जाए। ये जो आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है होर्डेड एम्यूनेशन, इसका मतलब होता है छुपे हुए वेपन्स। तो लोग इसीलिए बेस्लाइट फोर्ट की तरफ चले कि उनको लगा वहां बहुत सारे छुपे हुए वेपन्स होंगे, हम वहां से ले लेंगे और आर्मी के साथ लड़ लेंगे। In the armed fight that followed, the commander of the Bestlight was killed and the prisoner released, and though there were only 7 of them. अब देखो क्या हुआ। अब वो बेस्लाइट फोर्ट की तरफ जब गए होंगे, तो ये तो है नहीं कि वहां कोई नहीं खड़ा होगा। तो इस लड़ाई में क्या हुआ, जो बेस्लाइट फोर्ट के कमांडर थे उनकी डेथ हो जाती है। और हंसी की बात तो ये है कि उस टाइम फोर्ट में सिर्फ 7 प्रिजनर्स होते हैं और इस लड़ाई के चक्कर में वो 7 प्रिजनर्स वहां से भाग जाते हैं, छूट जाते हैं। Yet the Bestlight was hated by all because it stood for the despotic power of the king. बेस्लाइट फोर्ट को लोग इतना नफरत क्यों करने लग गए थे? क्योंकि किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया था कि लोगों की तरफ ओपन फायरिंग करो। याद रखना बेटा, ये सिर्फ रूमर्स थे। तो लोगों को लगता था जो किंग की मेन पावर है, क्यों ना हम उसी को खत्म कर दें। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अब क्या हुआ? फोर्ट्रेस को लोगों ने तोड़ दिया। जब वहां पे लड़ाई हुई, वेपन्स उनको मिले नहीं मिले वो अभी कहानी में ट्विस्ट है। उसके बाद लोगों ने बेस्लाइट फोर्ट को तोड़ दिया और वहां तोड़कर जो उसके स्टोन्स थे, जिस स्टोन से बेस्लाइट फोर्ट बना हुआ था, उसको मार्केट में आके जाके बेच दिया। क्यों बेचा होगा? कि अगर किसी आदमी ने या किसी सिटीजन्स ने वो खरीदना है तो खरीद लो, उसकी याद में कि कभी हमारे यहाँ पे बेस्लाइट फोर्ट भी हुआ करता था। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बट बात तो ये है कि हाउ एंड व्हाई दिस हैपन? ऐसा हुआ क्यों? क्यों लोगों ने बेस्लाइट फोर्ट तोड़ा? ऐसे क्यों रूमर्स फैले? हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक तो रूमर्स फैल गए थे कि राजा ने, किंग ने आर्मी को भेजा है, और दूसरी तरफ वहां की जो स्टेपल डाइट थी, ब्रेड, उसके भी प्राइसेस राइज हो चुके थे। तो
कहीं न कहीं लोगों को लगा, हिस्टोरियंस को लगा कि शायद इन 2 वजहों की वजह से ही फ्रांस में रेवोल्यूशन आया होगा। बट फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, मैम बार-बार किंग का नाम ले रही हैं। बट आपको भी होगा, मैम प्लीज़ हमें किंग का नाम तो बताओ, उसकी तो थोड़ी-सी स्टोरी पढ़ाओ। तो चलो हम स्टोरी को शुरू से पढ़ते हैं, कि ऐसा हुआ क्यों? अब जो हमारी स्लाइड आपको दिख रही है, वो आपका फर्स्ट यूनिट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये स्टोरी हम शुरू से अब स्टार्ट करेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी से पहले। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. बॉर्बन मीन्स ये बॉर्बन डायनेस्टी से था और 1774 को लुई 16 जो फ्रांस के किंग थे, वो फ्रांस की राजगद्दी पे बैठ गए थे। वो उस टाइम किंग बन चुके थे। He was only 20 years old and married to the Austrian princess Maria Antonia. 20 इयर्स की एज में उनकी जो मैरिज थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारिया एंटोनिया के साथ हो गई। ध्यान रखिए बेटा, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए। अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब ये एक और चीज में ट्विस्ट आ गया। जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पे बैठे तो उन्होंने देखा कि वहां का खजाना तो बिल्कुल खाली है। अरे भाई, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ होगा। आप भी इमेजिन करिए, अगर आप किसी देश के राजा बन जाएं और बैठते ही आपको लगे कि आपका खजाना तो खाली हो गया है, तो क्या वजह होगी कि इसका लुई 16 का फ्रांस का सारा खजाना खाली था। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि ये खजाना क्यों क्यों खाली था और इसके क्या रीजंस। Now, upon his accession, the new king found an empty treasure. अब आपको पेपर में बेटा कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या रीजंस थे कि वहां के जो लुई 16 है उनका ट्रेजरी जो था वो बिल्कुल खाली था। तो फर्स्ट रीजन था, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस बहुत सालों से वॉर में था, वॉर में उलझा हुआ था। अब वॉर में आपको पता है कि बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, चाहे वो वेपन्स के लिए हो, चाहे सोल्जर्स के इक्विपमेंट्स के लिए हो, उनकी ड्रेस के लिए हो, एवरीथिंग, उनके फूड के लिए हो। अब अगर आप वॉर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स आपको बहुत मनी की जरूरत है। तो अब ये मनी इसमें जा रही थी जिसकी वजह से खजाना खाली था। Second reason added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. लुई 16 का एक बहुत बड़ा पैलेस था वर्साइल्स में। अब इतने बड़े पैलेस की मेंटेनेंस के लिए, उसके रूम्स के लिए, उसकी क्लीनिंगनेस के लिए, उसकी कोई चीज खराब हो रही है, एनीथिंग, आपको भी घर में मेंटेनेंस के लिए आप देखते हैं कि बहुत से चीजों के ऊपर अपनी मनी स्पेंड करनी होती है। सेम एज इस लुई 16 को अपने वर्साइल्स में, अपने पैलेस को मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह थी कि जिसकी वजह से उसका खजाना था वो खाली होता जा रहा था। Third point, under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब तीसरा रीजन क्या था कि लुई 16 जो थे, जो फ्रांस था, वो अमेरिकन 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहा था। क्यों हेल्प कर रहा था? उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। भाई, अमेरिका की हेल्प क्यों कर रहा होगा? क्योंकि सामने उसका एक कॉमन एनिमी खड़ा था, जो अमेरिका और फ्रांस का एक ही था, और वो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन। अब ऑब्वियसली अमेरिका की हेल्प करनी है वॉर में, तो आपको कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एम्प्टी ट्रेजरी होता चला। तो नेक्स्ट पॉइंट, the war added more than a billion livres to our debt then had already risen to more than 2 billion livres. livres बेटा यहाँ पे फ्रांस की करेंसी को बताया गया है, तो ध्यान रखना। अब क्या हो रहा था? पहले ही उनके ऊपर बहुत कर्जा था। अब वॉर में फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज होंगे, तो जो ये हमारा फ्रांस था वो और डेप्थ में आता गया और कर्जे में आता गया। अब क्या हुआ? lenders who gave the state credit now begin to charge 10% increase on loan. अब क्या किया लेंडर्स ने? लेंडर्स मीन्स जो उनको लोन प्रोवाइड करते होंगे लुई 16 को। लुई 16 को जो लेंडर स्टेट क्रेडिट दिया करते थे, लोन दिया करते थे, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया। अब आपका रेट ऑफ इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया आप लोगों का। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना अब इसको मैं टैक्सेस के थ्रू सॉल्व करूं, क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट का जितना भी बजट था, जितनी भी मनी थी, वो सिर्फ अब लोन देने में ही जा रही थी। तो उन्होंने सोचा इसका क्या तरीका है?
तो इसका तरीका एक ही है कि फ्रांस सोसाइटी को टैक्सेस के थ्रू अपना लोन पूरा करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, तो फ्रांस सोसाइटी में टैक्स कौन देगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अब खड़ा होता है। जैसे अब आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि मैम ने क्या किया है, 3 पैलेस में फ्लो चार्ट में डेकोरेट किया है कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। भई अब ये कौन-सी नई चीज़ आ गई है? इससे पहले मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ और बताऊँगी। कहते हैं बिफोर 1789 से पहले जो फ्रांस का पीरियड था, ओल्ड रिजाइम था, वो फ्यूडल सिस्टम से था। फ्यूडल सिस्टम मीन्स जहाँ पे फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हो। आपको लैंडलॉर्ड्स पता होंगे जो रेंट पे लैंड देते हैं और बहुत सारे ड्यूज़ इकट्ठे करते हैं, फाइन इकट्ठा करते हैं उनसे। ये सिस्टम था बिफोर 1789। और कहा जाता है कि फ्रांस सोसाइटी उस टाइम 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, 3 लेवल्स में डिवाइड थी। कौन से लेवल थे वो? फर्स्ट एस्टेट, जिसको हम क्लर्जी स्टेट भी कहते हैं। क्लर्जी मीन्स जैसे हम देखा जाए चर्च के प्रीस्ट हो गए, फादर्स हो गए, वो इस कैटेगरी में आया करते थे। बेसिकली इन लोगों के पास चाहे वो फर्स्ट एस्टेट हो, सेकंड एस्टेट हो या थर्ड एस्टेट के जो बिज़नेस क्लासेस थे, 60% लैंड उनके पास थी फॉर कल्टीवेशन। सेकंड एस्टेट हमारे होते हैं नोबल कैटेगरीज। हम इन पे वॉरियर्स या किंग्स के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते हैं। और थर्ड एस्टेट हमारी आती थी जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, एनीवन, चाहे वो आपकी वीमेन्स भी हो, वो सब थर्ड एस्टेट्स में काउंट होती थी। तो फ्रांस को, पूरी फ्रांस की सोसाइटी को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। और देखने की बात तो ये है कि थर्ड एस्टेट में 90% पॉपुलेशन जो थी वो कवर करते थे पीजेंट्स और 60% ऑफ लैंड जो थी वो थी नोबल्स, चर्च और थर्ड एस्टेट्स के बिग बिजनेसमैन के पास। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ठीक है मैम, आपको लगता है कि लुई 16 इन तीनों से टैक्स ले लेता होगा जैसे हमारी कंट्री में होता है, बट ऐसा नहीं होता था। फर्स्ट एस्टेट मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को एक प्रिविलेजेस दिया गया था, एक राइट होता था और वो राइट होता था बाय बर्थ। बाय बर्थ उनको क्या राइट मिलता था कि वो लोग कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। और जो नोबल कैटेगरी थी, वो तो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी एन्जॉय करती थी। बेसिकली जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो नोबल फैमिलीज़ को ही मिला हुआ था। वो थर्ड एस्टेट्स के लोगों से ड्यूज़ लिया करते थे। तो ये तो थी सोसाइटी की डिस्क्रिप्शन। अब आप कहेंगे मैम थर्ड एस्टेट के लोग क्या करते थे? बेसिकली उनको लैंड क्लर्जी के, नोबल्स के फैमिलीज़ के घर में एज़ अ सर्वेंट काम करना है, आर्मी में ट्रीट करते थे वो और बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ये सब काम थर्ड एस्टेट्स के लोगों का था। तो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ये मैंने आपको बताया कि फ्रांस में कैसे सोसाइटी डिवाइड थी। मैं दोबारा बता रही हूँ बेटा, फर्स्ट एस्टेट थे हमारे क्लर्जी मीन्स हमारे चर्च, हमारे फादर्स जो हमारे प्रीस्ट होते हैं। नोबल्स मीन्स हमारे वॉरियर्स या हम आपको बता देते हैं उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स। और थर्ड हो जाते हैं थर्ड एस्टेट्स पीपल मीन्स जिनको हम कह देते हैं पीजेंट्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, बिग बिजनेसमैन हो गए। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी टैक्स। आपको भी लगता है जब हमें भी साल के बाद टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, तो हम लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। बट हमें ये तो होता है ना कि इस सैलरी से जो इंक्रीज़ है लोग वो सेल टैक्स देंगे। बट यहाँ पर कहानी कुछ और थी। यहाँ पे कहानी क्या थी? यहाँ पे 2 तरह के टैक्सेस थे। फ्रांस में एक टैक्स था टिट्स, एक टैक्स था टेल। अब ये दोनों टैक्स थे क्या? बड़े सिंपल लॉजिक से मैं आपको बताऊँगी। पहले हम बात करेंगे टिट्स टैक्स की। टिक्स टैक्स वो थे जो थर्ड एस्टेट के पीपल क्लर्गी एस्टेट्स को देते थे मींस फर्स्ट एस्टेट को देते। ध्यान रखना बेटा, थर्ड एस्टेट के पीपल फर्स्ट एस्टेट के लोगों को जो टैक्स देते थे उसका नाम था टिट्स टैक्स। अब आप सोचेंगे मैम कितना देते थे? वो अपने 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया करते थे। जितना वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करते थे उसका 1/10 पार्ट वो फर्स्ट एस्टेट के लोगों को दे देते थे। तो दूसरा टैक्स क्या है? टेल टैक्स। टेल टैक्स मीन्स एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो थर्ड एस्टेट के लोग स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है? गवर्नमेंट किसकी है? लुई 16 की। और ये टैक्सेस किस-किस चीज़ों पे इम्पोज्ड होते थे? सॉल्ट पे, तंबाकू में, जो एवरीडे उनकी कंजप्शंस हुआ करती थी। अब इसमें आप लोगों ने क्या देखा एक चीज़? इसमें हमने एक चीज़ देखी कि टैक्स तो दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो टैक्स सिर्फ़ थर्ड एस्टेट्स के लोग ही दे रहे हैं। मीन्स सोसाइटी का जो सारा बर्डन है, वो सिर्फ़ थर्ड एस्टेट्स के लोगों पे।
टिट्स टैक्स वो फर्स्ट एस्टेट के लोगों को दे रहे हैं और टेल टैक्स वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बट दे सिर्फ थर्ड एस्टेट्स के लोग रहे हैं, क्योंकि क्लर्की और नोबिलिटी लोगों को तो बाय बर्थ ये राइट है कि वो टैक्स ही नहीं देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आप लोगों को मैंने आज बताया है कि फर्स्ट पॉइंट कि क्या था टिट्स और टेल टैक्स और स्टोरी क्या थी उस टाइम फ्रांस। चलिए आगे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉपिक से समझ आ रहा है, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। अब किन लोगों की हम बात करें, क्योंकि चैप्टर हम फ्रांस का पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स फ्रांस के सिटीजन्स के लिए सर्वाइव करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या मतलब है इस चीज का, आओ मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। अब क्या हो रहा था बेटा कि पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो बढ़ रही थी। 23 मिलियन से लेके 28 मिलियन तक पॉपुलेशन जो थी वो फ्रांस की बढ़ रही थी। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही होगी तो लोगों को खाना भी चाहिए, सिंपल लॉजिक है। तो पॉपुलेशन बढ़ी तो रैपिड इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, लोगों को फूड ग्रेन्स भी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही थी। इट मीन्स जितनी डिमांड हो रही थी उतनी सप्लाई नहीं हो रही थी, उतना सामान मार्केट में नहीं था। अब यहाँ पे बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे लोगों की स्टेपल डाइट जो थी वो ब्रेड थी। अब आप ये देखिए, सिंपल बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी बढ़ रहे हैं और डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स बढ़ रहे हैं, बट सप्लाई नहीं उतनी हो रही है। तो क्या हुआ, मगर जो चीजें हैं, जो मेन कंजप्शंस है लोगों की, उनके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी, ज्यादातर मैंने आपको बताया जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे। अब वो क्या थे, उनके जो ओनर्स थे उन्होंने उनकी वेजेस वेजेस मीन सैलरी को फिक्स्ड कर रखा था। मतलब सैलरी बढ़ नहीं रही है और जो गुड्स हमें चाहिए उनके प्राइसेस तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ऊपर से है कि उनकी सप्लाई भी मार्केट में पूरी नहीं है। इसके साथ-साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, हेल आ जाना, उसकी वजह से और प्रोडक्शन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। मतलब सिंपल लॉजिक हो गया ना। देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, बट सप्लाई नहीं बढ़ रही है। ऊपर से जो चीज़ें मुझे चाहिए उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, बट मेरी पॉकेट में तो इतनी इनकम ही नहीं है। उससे क्या होगा कि रिच रिच होता जा रहा था और पुअर पुअर होता जा रहा था। इस पूरे कांसेप्ट्स को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। अगर मैं इसको सिंपल वे में और आपको समझाना चाहूँ, तो मैं ऐसे करूँगी। 1 मिनट बेटा। देखो, मैंने क्या समझाया आपको पहले पॉइंट में कि जो मेरी पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है। आप भी अपनी बुक में ऐसे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मेरी डिमांड भी जो है वो फूड ग्रेन्स की वो भी बढ़ रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, द ग्रोइंग मिडल क्लासेस इन वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब हम पढ़ेंगे कि लोगों की देखो खाने-पीने की भी मुश्किल आ चुकी है, ऊपर से हम टैक्सेस भी बहुत देते हैं। तो क्या चेंज हो रहा होगा? धीरे-धीरे कुछ तो लोगों को समझ आ रहा होगा ना कि हमारे साथ क्या गलती हो रही है। चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। चलिए बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ग्रोइंग मिडल क्लास इन वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि इन द पास्ट peasants एंड वर्कर्स had participated in revolts against increasing taxes and food scarce। अब क्या हो रहा था, जो पीजेंट्स थे, अभी हमने देखा कि उनको खाने की कमी भी हो रही है, ऊपर से टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो चुप बैठते होंगे? नहीं, कहीं ना कहीं किंग के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ रिवॉल्ट्स करते रहते थे। But they lacked the means and programs to carry out small scale measures that would bring about a change in social and economic order। बट उनके पास ऐसे प्रॉपर मीन्स ही नहीं थे, प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं थी, प्रॉपर प्रोग्राम्स नहीं थे, जिसकी वजह से कभी भी चेंज उनकी लाइफ में आ ही नहीं पाया। This was left to those groups within their third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas। अब ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे चलेगी जो थर्ड एस्टेट में कुछ लोग प्रॉस्परस प्रॉस्परस मीन्स जो कुछ वेल्दी होंगे, जिनके पास बहुत पैसा होगा या जिनके पास कुछ न्यू आइडियाज या कुछ जो एजुकेटेड लोग होंगे। उन्होंने सोचा शायद हम ही कुछ सोसाइटी में चेंज ले आए। 18th सेंचुरी में एक ऐसा चेंज होता है, एक ऐसा इमरजेंस होता है, एक नई ऐसी नई लहर आती है, जिस सोशल ग्रुप को हम कहते हैं मिडल क्लास ग्रुप। मीन्स एक ऐसा सोसाइटी में ग्रुप बन के आया जिसको मिडल क्लास ग्रुप कहा जाता था, जिनके पास बहुत पैसा था।
अब आप सोचोगे थर्ड एस्टेट के लोगों के पास पैसा कैसे आया? बेटा उस टाइम वो लोग या तो ट्रेडिंग किया करते थे, ओवरसीज़ ट्रेड मीन्स सी के थ्रू ट्रेडिंग किया करते थे एंड बेसिकली वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चर भी किया करते थे। ट्रेडिंग किस चीज़ की करेंगे? अगर वो कुछ बनाएँगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। अब वो क्या मैन्युफैक्चर करते थे? जैसे वूलन टेक्सटाइल्स हो गया, वूलन के कपड़े हो गए, सिल्क के टेक्सटाइल्स हो गए और ज़्यादातर इनको एक्सपोर्ट किया करते थे और ज़्यादातर ये कौन खरीदते थे? रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? तो इनके पास पैसा कहाँ से आता था? ये ट्रेडिंग किया करते थे, चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया करते थे और दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में या रिचर सेक्शन उनसे बाय किया करते थे। इसके थ्रू जो वो रिचर सेक्शन थे थर्ड एस्टेट्स के उनको पैसा मिले। अब इस ग्रुप ने सोचा क्यों ना हम सोसाइटी में चेंज लेकर आएँ। अब क्या होता है? इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर, मर्चेंट मीन्स ट्रेडर्स, अभी मैंने आपको समझाया और मैन्युफैक्चर जो कोई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता हो, बनाता हो। द थर्ड एस्टेट में और भी लोग इंक्लूड होते थे, जैसे लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, जो मेन गवर्नमेंट के काम भी संभालते थे। बेसिकली हम कहें गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हो जाते हैं। ऑल दीज़ पीपल ये जितने भी लोग थे एजुकेटेड थे और वो बिलीव करते थे कि किसी भी ग्रुप में सोसाइटी का ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। कि उनको भी लगता था ये तो चीज़ ही गलत है, कि ऐसा थोड़ी है कि आप क्लर्जी में हो जाओ, नोबिलिटी में हो जाओ तो आपको ये राइट्स मिल गए। बल्कि ये जो एजुकेटेड लोग थे उनको ये लगता था कि सोसाइटी में पोजीशन आपके मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए। मीन्स जो जितना मर्जी एजुकेटेड हो, जो जितना नॉलेजेबल हो, जो जितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या इंसान हो, उसको उसके अकॉर्डिंगली स्टेटस या पोजीशन मिलनी चाहिए। These ideas, envisioning a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. अब ये आइडिया सोसाइटी में फैलने लगे। मतलब किसी ने तो ये आइडिया फैलाए होंगे ना, किसी की तो आइडिया ये दिमाग में आए होंगे, वो थे हमारे फिलोसफर्स। उन फिलोसफर्स ने लोगों के दिमाग में डाला, सोसाइटी में डाला फ्रांस में कि आप सबको भी अपने फ्रीडम के लिए, इक्वल लॉज़ के लिए, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए लड़ना चाहिए। तो ये कौन थे 2 फिलोसफर्स? ये 2 फिलोसफर्स थे जॉन लॉक एंड रॉसो। चलिए आप देखते हैं, मैंने इसमें पिक्चर्स भी आपको दिखाई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट पिक्चर है जॉन लॉक की, ये भी फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बहुत बढ़िया बुक लिखी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और पेपर में भी अक्सर इनकी बुक से रिलेटेड 1 मार्क, 2 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। और सेकंड पिक्चर है आपकी रॉ से, ठीक है बेटा? तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये क्या था? इन द 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, प्लीज़ अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लो बेटा। Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. ये बुक लिखी थी जॉन लॉक ने। जॉन लॉक इसमें क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मोनार्क ने, मोनार्क मीन्स जो राजा ने कह दिया, उसकी सारी बात सही है और हमें उसी के अकॉर्डिंगली जीना चाहिए। राजा की बात भी गलत हो सकती है। हमेशा हमें उनकी हर चीज़ को नहीं सही मानना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मीन्स उनको महाराज समझ के, भगवान समझ के उनकी डॉक्ट्रिन को आप ये मत समझ लो कि वो सब कुछ ठीक ही कह रहे हैं। कई बार वो भी गलत हो सकते हैं। जैसे लुई 16 गलत कर रहे थे। वो सिर्फ थर्ड एस्टेट्स के लोगों पर ही बर्डन डाल रहे थे। Rosse carried the idea forwarded, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. अब यही आइडिया जो जॉन लॉक का आइडिया था कि सिर्फ मोनार्क के राइट्स नहीं होने चाहिए, जो मोनार्क कहते वही नहीं होना चाहिए, वो क्या पता गलत भी हो सकता है। तो रोसे कहते हैं कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव में एक कॉन्ट्रैक्चुअल जोन, मतलब कोई अ, हम बात तो डिस्कस कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव में, जैसे हम लोग आज करते हैं, हम वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी डिस्कस करते हैं, सोसाइटी को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग क्या फेस कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो रोसे ने उन्हीं के आइडिया को आगे बोला कि हाँ, सिर्फ मोनार्क को ही राइट नहीं होने चाहिए हर चीज के लिए, बल्कि पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव में एक लिंक होना चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर। इन द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ मॉन्टेस्क्यू, ये बातें हमारे थर्ड ऑथर, मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगी कि रोसे की बुक का क्या नाम था, बट अगर हम आपकी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें तो अभी हम मॉन्टेस्क्यू की बात करेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी स्पिरिट्स ऑफ द लॉ। मॉन्टेस्क्यू क्या प्रपोज करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में पावर जो है, हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है, फ्रांस की गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको डिवाइड कर देना चाहिए, लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंडर। आई थिंक आपने ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं अपनी सिविक्स की बुक्स में भी पढ़ा होगा। लेजिस्लेटिव क्या होता है बेटा? लेजिस्लेटिव मीन्स जो लॉज को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी मीन्स आपको पता है जो हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे जो सुप्रीम अथॉरिटीज हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। तो मॉन्स्क्यू ने अपनी बुक में बताया था कि गवर्नमेंट में ऐसी पावर होनी चाहिए कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्यों एक ही इंसान के पास पावर है? जब 3 लेवल्स में डिवाइड होगी तो कंट्री अपने आप अच्छे से चलेगी। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएस। और ये जो मॉडल था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का मॉडल, ये सबसे पहले यूएसए ने अडॉप्ट किया था। वो कब किया होगा? जब ब्रिटेन से अमेरिका कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। याद है ना? अमेरिकन कॉलोनीज को किसने हेल्प की थी? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। हम अभी पढ़े थे कि अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कौन कर रहा था? अपनी कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। और ये आइडिया सबसे पहले यूएसए ने ही अडॉप्ट किया था। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. कहते हैं जब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने ये पावर को अडॉप्ट किया, इस मेथड को अडॉप्ट किया और उसमें बताया गया कि हर इंडिविजुअल के अपने राइट्स होते हैं। तो बहुत से फ्रांस के जो थिंकर्स थे, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, जो सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, जो चेंज लाना चाहते थे, उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ये हर इंडिविजुअल के अपने एक-एक राइट्स तो होने ही चाहिए। अब आगे देखते हैं बेटा। अब हुआ क्या? द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर, चाहे वो जॉन लॉक हो, रॉसे हो, मॉन्टेस्क्यू हो, अब जब ये बातें फैलेंगी, अब वो कैसे फैली? लोगों ने सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में डिस्कस करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बुक्स के थ्रू बात करते थे, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। But these were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. But उन लोगों का क्या जो इलिटरेट थे, ज्यादातर जो पीजेंट्स थे, हमें पता है कि 90% पॉपुलेशन जो पीजेंट्स थी वो तो इलिटरेट होगी। तो उनको ये आइडियाज कैसे पता लगी? ना तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो लोगों ने सोसाइटी में, कभी सैलून में, कॉफी हाउसेस में, कहीं भी जोर-जोर से लोग बात करते थे, आपस में बातें किया करते थे, ताकि लोगों को सुन के पता लगे कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। वो अपने राइट्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ मैंने आज आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी जब भी आप वीडियोज़ देखें अपनी बुक्स को साथ में रखें, ताकि आपको समझ आए कि मैम ने कैसे एक-एक लाइन को बहुत अच्छे से क्लियर से आपको समझाया है। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स ही हमेशा से फॉलो करती हूँ और वही हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई होती है वो हमेशा पेपर ऐसे ही बनाती है। एनसीईआरटी बुक्स के बाहर कुछ नहीं आता। तो प्लीज़ आप भी एक-एक लाइन को इस वीडियो के साथ पढ़ें और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट यूनिट के साथ।